नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको ले चलते हैं डर, रहस्य और रोमांच की उन कहानियों में जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। हर रात जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और अंधेरा अपना पैर पसार लेता है, तब हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो आपको बांधे रखेंगी। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी भूत प्रेत, जिन्न, तांत्रिक और ऐसी ही अनगिनत डरावनी कहानियां जिन्हें सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको डर का सामना करने की हिम्मत है और रहस्यमयी दुनिया में खो जाने का शौक है, तो हमारे साथ जुड़ें। हमारे चैनल अनुराग की वाणी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। पुरानी परंपराओं और रहस्यों से भरा हुआ एक प्राचीन गांव था, जिसका नाम था ग्राम भूतपुरी। ये गांव एक विशाल और घने जंगल के बीच बसा हुआ था और चारों ओर से हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव की गलियां संकरी और कच्ची थीं और हर घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गांव की हवेलियां पुरानी और सुनसान थीं, जिनके दरवाजों पर समय की धूल जम चुकी थी। इन हवेलियों की दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र और लकड़ी की पुरानी खिड़कियां गांव की प्राचीनता की गवाही देती थीं। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर था, जिसे मां भगवती का मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर बहुत ही भव्य था और इसके चारों ओर एक विशाल परिसर था। मंदिर का आंगन हमेशा स्वच्छ और सजावटी फूलों से भरा रहता था और उसकी ऊंची ऊंची दीवारें गांव के पुराने इतिहास को संजोए हुए थीं। इस मंदिर की पूजा अर्चना गांव के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। यहाँ लोग हर सुबह और शाम पूजा के लिए आते थे और अपने परिवार की भलाई की प्रार्थना करते थे। गांव के लोग सरल और सजीव थे। उनकी दिनचर्या भी उतनी ही साधारण और नियमित थी। सुबह उठकर वे अपने खेतों में काम करते, पशुओं को चारा देते और फिर अपने घरों की देखभाल करते थे। दोपहर में जब सूरज ढलता था, तो लोग गांव के चौराहे पर इकट्ठा होते और शाम की बातचीत करते। शाम को लोग परिवार के साथ मिलकर खाना खाते और रात को गांव की कहानियां सुनाते। लेकिन हाल ही में गांव में एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल छा गया था। अशोक, एक युवा और साहसी युवक, हाल ही में शहर से गांव में आया था। वह एक उद्यमशील और निडर व्यक्ति था, जिसे नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना करना पसंद था। अशोक का उद्देश्य गांव की स्थितियों को समझना और वहां की समस्याओं का समाधान करना था। उसने अपनी बहन सुनीता के साथ गांव में रहने का निर्णय लिया था। सुनीता, अशोक की बहन, एक शांत और संवेदनशील महिला थी। उसने गांव के हालात को लेकर चिंता व्यक्त की थी और उसे वहां की स्थिति से काफी परेशानी हो रही थी। सुनीता ने अशोक से बार बार कहा था कि गांव में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है। गांव के बुजुर्ग, जिनमें प्रमुख थे दादा रामू और दादी कुमुद, गांव की पुरानी कहानियां और परंपराओं के रखवाले थे। उन्होंने अशोक और सुनीता को तांत्रिक के बारे में बताया और उसके द्वारा किए गए भयावह कार्यों की कहानियां सुनाईं। दादा रामू ने बताया कि तांत्रिक ने अपने तंत्र साधना के माध्यम से गांव के लोगों को परेशान कर रखा है। उसके कारण कई लोग गायब हो चुके हैं और रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि तांत्रिक ने एक काला जादू किया है, जो गांव की शांति को भंग कर रहा है। गांव में एक रहस्यमय तांत्रिक का नाम बहुत ही भयावह था। उसका नाम था तांत्रिक बाबू। वह एक लंबे और डरावने वेशभूषा में दिखाई देता था, जिसमें उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। तांत्रिक का चेहरा हमेशा ढका रहता था और उसकी लंबी जटाओं और बेतरतीब कपड़ों ने उसे और भी रहस्यमय बना दिया था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने तंत्र साधना की शक्ति से अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित किया था। उसकी साधना का प्रभाव गांव के लोगों पर प्रतिकूल था। गांव में तांत्रिक की उपस्थिति से जुड़ी कहानियां भयंकर और डरावनी थीं। लोग कहते थे कि तांत्रिक रात के अंधेरे में अपने तंत्र साधना के लिए मानव जीवन का उपयोग करता था। उसके बारे में अफवाहें थीं कि वह रात को
किसी को भी अपने आश्रम में ले जाता है और फिर उसकी जान ले लेता है। लोग यह भी मानते थे कि तांत्रिक ने गांव के कई लोगों को अपनी तंत्र साधना का हिस्सा बना लिया था और अब वे उसके अधीन हो चुके थे। गांव में हाल ही में कई भयावह घटनाएं घटित हुई थीं। रात के समय लोग अचानक गायब हो जाते थे और सुबह होते होते उनका कोई पता नहीं मिलता था। रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के चीखने या रोने की आवाजें। कई लोग कहते थे कि रात को तांत्रिक की उपस्थिति महसूस होती थी और उसकी शक्ति का डर उनके दिलों में बैठ गया था। गांव के लोग अब रात को बाहर निकलने से डरते थे और बच्चों को रात के समय बाहर खेलने से मना कर दिया गया था। तांत्रिक के प्रभाव से गांव में एक अजीब सा डर और असुरक्षा का माहौल था। लोग एक दूसरे से बात करने में भी हिचकिचाते थे और हर किसी के चेहरे पर एक अनजाना डर साफ देखा जा सकता था। अशोक और सुनीता को गांव में आते ही इन सब समस्याओं का एहसास हो गया। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कुछ बड़ा और भयावह घटित हो रहा है और उन्हें इसे सुलझाने के लिए कोई कदम उठाना होगा। इस प्रकार गांव की इस रहस्यमयी और डरावनी स्थिति ने अशोक और सुनीता को चुनौती दी और वे तांत्रिक के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो गए। यह कहानी केवल गांव के डर और रहस्य की नहीं थी, बल्कि यह एक साहसिक और संघर्षपूर्ण यात्रा की शुरुआत भी थी, जो उन्हें तांत्रिक की सच्चाई के सामने ले जाएगी। अशोक ने गांव में कदम रखते ही महसूस किया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तांत्रिक के बारे में सुनी हुई कहानियां और गांव में फैली हुई दहशत ने उसे चिंतित कर दिया था। उसने अपनी बहन सुनीता से कहा, सुनीता, हमें इस तांत्रिक के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। लोग कहते हैं कि उसके कारण गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं और लोग गायब हो रहे हैं। हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। सुनीता ने चिंता व्यक्त की। भाई, ये सब बहुत खतरनाक है। तांत्रिक की शक्ति का क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन अशोक की दृढ़ता ने उसे मना लिया। उसने अपने साहस और संकल्प को शक्ति बना लिया था और तांत्रिक के खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया। अशोक और सुनीता ने तांत्रिक के आश्रम की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। तांत्रिक का आश्रम गांव के एक कोने में घने जंगलों के बीच स्थित था। जंगल की राहें तंग और अंधेरी थीं और रास्ते पर घने पेड़ और झाड़ियां थीं। जैसे जैसे वे आश्रम के करीब पहुंचे, अंधकार और भी गहरा होता गया। आश्रम के आसपास का माहौल काफी डरावना था। यहाँ के पेड़ पौधे जंगली और असामान्य रूप से उगाए थे। वे बेतरतीब और घने थे और उनकी शाखाएं अजीब तरह से पेड़ के ऊपर लटक रही थीं। जैसे ही वे आश्रम के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई, जो जैसे किसी पुराने सड़े हुए गंध के मिश्रण की तरह थी। आश्रम के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां हर तरफ तंत्र साधना के सामान बिखरे हुए थे। वहां हड्डियां, रेशमी कपड़े और अजीब अजीब चित्र थे जो दीवारों पर उकेरे गए थे। काले रंग की मोमबत्तियां चारों ओर जल रही थीं और उनकी बुझती हुई लौ से अंधेरे में खौफनाक शैडोज बन रही थीं। तांत्रिक के आश्रम में कदम रखते ही अशोक और सुनीता को एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। अचानक एक गहरी और थर्राने वाली आवाज सुनाई दी। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? यह आवाज एक दुबले पतले आदमी की थी, जो एक बड़े सा तंत्र साधना के साज सामान के सामने बैठा हुआ था। वह तांत्रिक था। उसकी आंखें चमकदार और भयानक थीं और उसकी लंबी जटाएं उसके चेहरे को ढक रही थीं। तांत्रिक ने अशोक और सुनीता की ओर देखा और उसकी आंखों में एक घातक चमक थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, तांत्रिक ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और खौफ था। तुमने मेरे तंत्र साधना की शांति को भंग किया है। तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अशोक ने साहसिकता दिखाते हुए कहा, हमने सुना है कि तुम गांव को परेशान कर रहे हो। हमें तुम्हारे काले जादू के बारे में जानना है। हम इसे खत्म करने के लिए यहां आए हैं। तांत्रिक का चेहरा क्रोधित हो गया। तुम्हारी जान की कीमत पर भी तुम ये सब जानना चाहते हो? मेरे तंत्र साधना ने कई आत्माओं को अपने वश में किया है और तुम्हारे जैसे मूर्ख इसे खत्म नहीं कर सकते। तांत्रिक ने एक अजीब मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक उसके चारों ओर का वातावरण बदल गया। आश्रम के चारों ओर अंधेरा घिरने लगा और हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ गई।
तांत्रिक ने अपनी शक्तियों को प्रदर्शित किया, जिससे आसपास की वस्तुएं अजीब तरह से हिलने डुलने लगीं। अशोक और सुनीता डर के बावजूद तांत्रिक से सामना कर रहे थे। तांत्रिक की शक्ति ने उनके ऊपर गहरा प्रभाव डाला और वे महसूस कर सकते थे कि उसके जादू से बचना आसान नहीं होगा। तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना की शक्ति को और भी प्रकट किया। उसने एक बड़ा और भयानक रूप लिया और उसके चारों ओर अंधेरे और शीतलता का एक घेरा बना लिया। उसने अशोक और सुनीता को धमकाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग मेरे काले जादू को नहीं समझ सकते। मेरे पास एक दुष्ट योजना है। मैं गांव के लोगों को अपनी शक्ति के अधीन कर दूंगा और उन्हें अपने तंत्र साधना का हिस्सा बना दूंगा। तांत्रिक ने अपनी योजना का खुलासा करते हुए बताया कि वह गांव के लोगों को अपनी तंत्र साधना के द्वारा अपने नियंत्रण में ले रहा था। उसने कई गांव वालों को जादू की शक्ति से बाधित कर दिया था और वे अब उसके अधीन हो चुके थे। तांत्रिक ने बताया कि वह एक विशेष अनुष्ठान करने वाला था, जिससे उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी और गांव में अराजकता फैल जाएगी। तुम दोनों यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी, तांत्रिक ने कहा। उसकी आवाज में ठंडक और धमकी थी। मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डालने से नहीं हिचकिचाऊंगा। अशोक और सुनीता ने तांत्रिक की धमकियों को गंभीरता से लिया। वे जान गए थे कि तांत्रिक की शक्ति अत्यंत खतरनाक थी और इसके खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने आप को इस चुनौती के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। अशोक ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और तांत्रिक की तंत्र साधना से संबंधित पुराने ग्रंथ और किताबें खोजीं। उसने तांत्रिक की शक्तियों के बारे में जानने और उसकी कमजोरियों को समझने के लिए शोध किया। सुनीता ने भी तांत्रिक की शक्तियों के खिलाफ सुरक्षा के उपाय जुटाने की कोशिश की। उन्होंने एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया जो तांत्रिक की शक्तियों को निष्प्रभावी बना सके। इसके लिए उन्होंने आवश्यक सामग्रियां जुटाईं, जैसे कि पवित्र वस्त्र, मंत्रों की किताबें और धार्मिक अवयव। अशोक और सुनीता ने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे वे तांत्रिक के अनुष्ठान को विफल कर सकते हैं और गांव को उसकी दुष्ट योजना से बचा सकते हैं। उनकी तैयारी के साथ साथ गांव के लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे और तांत्रिक की शक्ति के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। इस प्रकार अशोक और सुनीता ने तांत्रिक की चुनौती को स्वीकार किया और उसकी तंत्र साधना को समाप्त करने के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। यह उनकी साहसिक यात्रा की शुरुआत थी, जो उन्हें तांत्रिक की वास्तविक शक्ति और उसके काले जादू की गहराई में ले जाएगी। अशोक और सुनीता ने तांत्रिक की शक्ति और उसकी तंत्र साधना के रहस्यों को उजागर करने का संकल्प लिया था। इसके लिए उन्होंने गांव के पुराने ग्रंथों और धार्मिक किताबों की खोजबीन की। गांव के पुस्तकालय में जाकर उन्होंने कई प्राचीन ग्रंथों को खंगाला, जिनमें तंत्र साधना और जादू टोने के बारे में विस्तृत जानकारी थी। एक पुराना ग्रंथ जो तंत्र साधना के विषय में था, खासकर उनकी आंखों के सामने आया। इस ग्रंथ में तंत्रिक शक्तियों, मंत्रों और अनुष्ठानों के बारे में विस्तार से लिखा गया था। इसे पढ़ते हुए अशोक और सुनीता ने समझा कि तांत्रिक की शक्ति और तंत्र साधना में अदृश्य शक्तियों का नियंत्रण शामिल है। ग्रंथ में वर्णित तंत्र साधना की विधियां और उनका प्रभाव अजीब और रहस्यमय था। अशोक ने ध्यानपूर्वक ग्रंथ को पढ़ा और तांत्रिक की शक्तियों की कमजोरियों और विरोधी उपायों की खोज की। उन्होंने जाना कि तांत्रिक की साधना का केंद्र एक प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र था, जो उसके प्रभाव को बढ़ा देता था। इसके लिए विशेष वस्तुओं और अनुष्ठानों की आवश्यकता थी, जो तांत्रिक के खिलाफ प्रभावी हो सकते थे। अशोक और सुनीता ने गांव के बुजुर्गों से तांत्रिक के बारे में और जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। बुजुर्गों से मिलने पर उन्होंने तांत्रिक की साधना के इतिहास और उसके प्रभावों के बारे में खुलकर बातचीत की। बुजुर्गों ने बताया कि तांत्रिक कई वर्षों से गांव में अपनी तंत्र साधना कर रहा था और इसके कारण गांव में कई लोग गायब हो गए थे। दादा रामू और दादी कुमुद ने बताया कि तांत्रिक ने एक प्राचीन और दुष्ट तंत्र को अपनाया है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपनी शक्ति के अधीन करना और गांव में अराजकता फैलाना है। उन्होंने यह भी बताया कि तांत्रिक का अनुष्ठान एक विशेष समय पर संपन्न होता है,
जब उसकी शक्ति चरम पर होती है। बुजुर्गों ने सलाह दी कि तांत्रिक की शक्ति को समाप्त करने के लिए उन्हें उसकी तंत्र साधना के केंद्र को पहचानना होगा और उसके खिलाफ एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान तांत्रिक की शक्ति को निष्प्रभावी बना सकता था और गांव को उसके आतंक से बचा सकता था। अशोक और सुनीता ने बुजुर्गों की सलाह के आधार पर एक प्राचीन मंदिर की खोज की जो तांत्रिक की तंत्र साधना का केंद्र हो सकता था। वे जानते थे कि तांत्रिक अपनी शक्ति को किसी महत्वपूर्ण स्थान पर केंद्रित करता है और यह मंदिर उस केंद्र का हिस्सा हो सकता था। वे जंगल में गहरी खोजबीन करने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें पुरानी और वीरान जगहें मिली जिनमें कभी पूजा स्थल रहे होंगे। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर मिला जो पूरी तरह से जंगली पौधों और काई से ढका हुआ था। यह मंदिर बहुत ही पुराना और रहस्यमय था। इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और टूटे फूटे स्तूप थे। मंदिर के अंदर एक विशाल आंगन था जहां पर कई पुरानी मूर्तियां और धार्मिक चित्र उकेरे गए थे। यहां पर एक विशेष मंदिर था जो तांत्रिक की तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था। अशोक और सुनीता ने मंदिर के अंदर गहराई से जांच की। उन्होंने पाया कि यहां पर भी तंत्र साधना से संबंधित वस्तुएं और प्रतीक थे। मंदिर के एक कोने में एक पुराना तंत्र साधना का स्थल था जो तांत्रिक के अनुष्ठान का केंद्र हो सकता था। मंदिर की खोज के बाद अशोक और सुनीता ने वहां रात बिताने का निर्णय लिया ताकि वे तांत्रिक की रात की गतिविधियों का पता लगा सकें। उन्होंने मंदिर के चारों ओर तैनात होकर गुप्त निगरानी रखी। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, मंदिर का वातावरण और भी डरावना हो गया। रात के समय अशोक और सुनीता ने अजीब अजीब घटनाएं देखीं। हवा में अजीब सी ठंडक और सुगंध फैल गई। अचानक मंदिर के अंदर से एक अजीब सी चुप्पी का एहसास हुआ, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति जागृत हो रही हो। उन्होंने महसूस किया कि आसपास की हवा में एक अदृश्य शक्ति का प्रभाव था जो उनके शरीर को ठंडक और डर से भर रही थी। तभी मंदिर के आंगन में अजीब अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगीं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो या कोई अनुष्ठान चल रहा हो। अशोक और सुनीता ने ध्यान से सुनी और देखा कि एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। यह आकृति तांत्रिक की थी और उसकी उपस्थिति से मंदिर का वातावरण और भी डरावना हो गया। अशोक और सुनीता ने देखा कि तांत्रिक ने एक अंधेरे और खतरनाक तंत्र साधना शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने अनुष्ठान की शक्ति का प्रदर्शन किया और मंदिर के चारों ओर अंधेरे के घेरे को बढ़ा दिया। अशोक ने महसूस किया कि तांत्रिक की शक्ति अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। उन्होंने तय किया कि उन्हें तांत्रिक की योजना को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। इस प्रकार अशोक और सुनीता ने तांत्रिक के रहस्यों और उसकी तंत्र साधना की गहराई में जाकर उसे समाप्त करने के लिए पूरी तैयारी कर ली। यह उनकी यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जिसमें उन्हें तांत्रिक की योजना को समझने और उसे समाप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अशोक और सुनीता ने तांत्रिक की तंत्र साधना को समाप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उन्होंने पूरी तरह से तैयारी की थी और समझ गए थे कि तांत्रिक की शक्ति का सामना करने के लिए उन्हें विशेष तंत्र और अनुष्ठानों की आवश्यकता होगी। उनकी योजना का मुख्य उद्देश्य तांत्रिक की शक्ति के केंद्र को नष्ट करना और उसकी तंत्र साधना को समाप्त करना था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि पूर्णिमा की रात जब तांत्रिक की शक्ति चरम पर होती है, वे उसके आश्रम में प्रवेश करेंगे। अशोक और सुनीता ने एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जो तांत्रिक की शक्ति को कमजोर कर सके। इस अनुष्ठान के लिए उन्होंने पवित्र वस्त्र, मंत्रों की किताबें और धार्मिक अवयवों का संग्रह किया। साथ ही उन्होंने तांत्रिक की तंत्र साधना को निष्प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को भी जुटाया। पूर्णिमा की रात का अंधेरा छाने लगा और आश्रम के आसपास का वातावरण और भी भयावह हो गया। अशोक और सुनीता ने अपने अंतिम प्रयास के लिए तैयारी की और आश्रम की ओर बढ़े। जैसे ही वे आश्रम के पास पहुंचे, उन्हें तांत्रिक की तंत्र साधना का संकेत मिला। आश्रम के अंदर से अजीब सी ध्वनियां और मंत्रों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वे सावधानी पूर्वक आश्रम में घुसे। तांत्रिक का आश्रम एक अंधेरे और खौफनाक वातावरण में था।
चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियों की हल्की चमक थी और तांत्रिक के तंत्र साधना के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया मंच तैयार था। जैसे ही अशोक और सुनीता ने आश्रम में कदम रखा, तांत्रिक की आवाज गूंज उठी, तुम लोग फिर से आए हो। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी कोशिशें मेरे तंत्र साधना को रोक सकती हैं? तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान की शक्ति को और भी बढ़ा दिया। उसने अपने चारों ओर अंधेरे और ठंडक का एक घेरा बना लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। तांत्रिक ने एक भयानक आकृति धारण की और अपने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। अशोक और सुनीता ने अपने विशेष अनुष्ठान को शुरू किया। उन्होंने पवित्र वस्त्र पहने और मंत्रों की किताबें पढ़ीं। वे तांत्रिक के तंत्र साधना के खिलाफ अपना अनुष्ठान करने लगे। इस बीच तांत्रिक ने अपनी शक्ति को और भी बढ़ा दिया और आश्रम के अंदर अजीब और भयावह घटनाएं होने लगीं। तांत्रिक की शक्ति के खिलाफ लड़ाई कठिन होती जा रही थी। अशोक और सुनीता ने अपने अनुष्ठान को जारी रखा, लेकिन तांत्रिक की शक्ति का सामना करना बहुत मुश्किल था। अशोक ने महसूस किया कि तांत्रिक को हराने के लिए उन्हें एक व्यक्तिगत बलिदान करना होगा। अशोक ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने सोचा कि तांत्रिक की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उसे अपनी खुद की शक्ति और जीवन का बलिदान देना होगा। उसने सुनीता से कहा, मुझे लगता है कि केवल मेरे बलिदान से ही तांत्रिक की शक्ति को समाप्त किया जा सकता है। तुम इस अनुष्ठान को पूरा करो और मेरे बलिदान का उपयोग करो। सुनीता ने अशोक की बात को गंभीरता से लिया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अशोक की दृढ़ता ने उसे मना लिया। अशोक ने तांत्रिक के सामने जाकर अपनी शक्ति का बलिदान दिया। उसने अपने आप को तांत्रिक के प्रभाव से बचाने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप किया और खुद को तांत्रिक के जादू से मुक्त कर दिया। अशोक का बलिदान तांत्रिक की शक्ति को कमजोर कर दिया। सुनीता ने अपने अनुष्ठान को पूरा किया और तांत्रिक की तंत्र साधना को समाप्त कर दिया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, तांत्रिक की शक्ति का अंत हुआ और उसके प्रभाव का खत्म होना शुरू हो गया। अशोक और सुनीता की कठिन मेहनत और बलिदान के बाद तांत्रिक की शक्ति का अंत हो गया। तांत्रिक की आकृति धीरे धीरे विलीन हो गई और उसके द्वारा फैलाए गए अंधकार और ठंडक का प्रभाव समाप्त हो गया। आश्रम का वातावरण अचानक बदल गया और वहां की अजीब सी ठंडक और डर खत्म हो गया। गांव के लोग धीरे धीरे आश्रम की ओर आए और तांत्रिक की हार का जश्न मनाया। उन्होंने अशोक और सुनीता की बहादुरी और बलिदान को सराहा और उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। अशोक की आत्मा शांति में सो गई और उसकी याद गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बनी रही। तांत्रिक की दुष्ट शक्ति समाप्त हो गई और गांव में शांति लौट आई। इस प्रकार अशोक और सुनीता ने अपनी साहसिकता और बलिदान के माध्यम से गांव को तांत्रिक के आतंक से मुक्त किया। उनकी कहानी एक प्रेरणा और साहस की मिसाल बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगी कि सच्ची बहादुरी और बलिदान से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अशोक और सुनीता की बहादुरी ने गांव की किस्मत बदल दी। तांत्रिक की दुष्ट शक्ति समाप्त होने के बाद शांति और समृद्धि की हवा गांव में लौट आई। गांव का वातावरण पहले की तरह शांत और सुंदर हो गया। जंगल में फिर से हरितिमा का रंग बिखरने लगा और पुरानी हवेलियां एक बार फिर से अपनी खूबसूरती को वापस पा गईं। गांव के लोग पहले की तरह खुशी से जीने लगे। उनके चेहरों पर तांत्रिक के आतंक की चिंता और डर की छाया अब पूरी तरह से हट चुकी थी। उन्होंने देखा कि तांत्रिक की दुष्ट योजनाओं से छुटकारा पाने के बाद उनका जीवन कितना सुखमय हो गया था। न केवल गांव की शांति लौट आई, बल्कि वहां की खुशहाली भी पहले की तरह लौट आई। गांव के लोग तांत्रिक की हार को एक बड़ी विजय के रूप में मानते थे। वे अब रात की नीरवता में भी शांति महसूस करने लगे। गांव की गलियों में पहले जैसी चहल पहल लौट आई और लोग फिर से एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाने लगे। अशोक और सुनीता की बहादुरी की कहानी गांव में फैल गई। लोग उनकी साहसिकता और बलिदान की तारीफ करने लगे। हर घर में उनकी कहानी सुनाई जाने लगी और उनकी बहादुरी को एक प्रेरणा के रूप में देखा गया। गांव के लोगों ने अशोक और सुनीता को सम्मानित किया। उन्होंने एक स्मारक स्थापित किया जो उनकी वीरता और बलिदान को याद रखने के लिए था। यह स्मारक गांव के लोगों के लिए
एक प्रेरणा स्रोत बन गया। सुनीता ने अशोक की याद में एक पुस्तक लिखी जिसमें उनके साहसिक कारनामों और तांत्रिक के खिलाफ संघर्ष की पूरी कहानी थी। ये पुस्तक गांव के लोगों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई। अशोक और सुनीता की कहानी ने कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। पहली बात, इसने साबित किया कि सच्ची बहादुरी और साहस से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। तांत्रिक की तंत्र साधना की दुष्ट शक्तियों के खिलाफ संघर्ष ने यह दिखाया कि आत्म बलिदान और दोस्ती के माध्यम से मुश्किल समस्याओं को हल किया जा सकता है। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी था कि अंधविश्वास और तंत्र साधना के खिलाफ हमें सचेत रहना चाहिए। तांत्रिक की तंत्र साधना का प्रभाव गांव के जीवन को कितना दुष्ट और भयानक बना सकता है, ये उसकी भयावहता को उजागर करता है। हमें हमेशा सच्चाई, साहस और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए और बुराई के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। इस कहानी ने आशा, साहस और दोस्ती की शक्ति का भी महत्वपूर्ण संदेश दिया। अशोक और सुनीता की दोस्ती और उनके साझा संघर्ष ने यह दिखाया कि सच्ची मित्रता और एकजुटता से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। उनकी यात्रा ने यह साबित किया कि जब हम एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। अशोक और सुनीता की यात्रा का समापन एक आशा और दृढ़ता के संदेश के साथ हुआ। उनके अनुभवों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मजबूत किया और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार किया। उन्होंने सीखा कि सच्ची बहादुरी केवल बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और दृढ़ता में भी होती है। सुनीता ने अशोक की याद में अपनी पुस्तक को समाप्त करते हुए लिखा, हमारी यात्रा ने हमें यह सिखाया कि किसी भी संकट का सामना करने के लिए हमें साहस, एकता और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। अशोक का बलिदान और उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी होती है। इस प्रकार अशोक और सुनीता की कहानी ने हमें यह सिखाया कि हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है और हर संघर्ष हमें एक नई दिशा दिखाता है। उनकी यात्रा और बलिदान के माध्यम से हमें आशा और दृढ़ता की शक्ति का एहसास हुआ। ये कहानी एक प्रेरणा और सीख की मिसाल बनी, जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। शांतिवन गांव हरियाली से घिरा हुआ था और उसके चारों ओर स्वच्छ झीलें थीं। गांव की सुंदरता और शांति हर आगंतुक को मोह लेती थी। गांव के किनारे बसे हुए छोटे छोटे घर, हरे भरे खेत और शांतिपूर्ण वातावरण ने इस जगह को एक विशेष आकर्षण दिया था। रवि, एक उत्सुक युवक, गांव में सबसे ज्यादा जिज्ञासु था। उसकी आंखों में हमेशा नई चीजें जानने की चमक होती थी। माया, उसकी बचपन की दोस्त, एक साहसी और बुद्धिमान लड़की थी। दोनों का बचपन से ही एक दूसरे के साथ गहरा संबंध था। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी शांति कहानी सुनाने में माहिर थी। उनका अनुभव और ज्ञान सभी गांव वालों के लिए महत्वपूर्ण था। वे बच्चों को गांव की पुरानी कहानियां और लोक कथाएं सुनाती थीं, जिनमें से सबसे डरावनी कहानी थी जल पिशाचिनी की। एक दिन गांव के बच्चे दादी शांति के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा हुए। दादी ने अपनी मध्यम आवाज में जल पिशाचिनी की कहानी शुरू की। बहुत समय पहले हमारे गांव की एक महिला थी जो समाज द्वारा बहुत सताई गई थी। उसके साथ अन्याय हुआ और उसे मारकर इस झील में फेंक दिया गया। उसकी आत्मा ने शांति नहीं पाई और वह पिशाचिनी बन गई। आज भी जो कोई रात के समय झील के पास जाता है वह उसकी शिकार बन जाता है। बच्चे दादी की कहानी सुनकर डर गए, लेकिन रवि की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह इस रहस्य को जानने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गया। गांव का जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। लोग अपने खेतों में काम करते, मवेशियों की देखभाल करते और झीलों से मछलियां पकड़ते। झीलें गांव के लोगों के लिए जीवन रेखा थी। रवि और माया भी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, लेकिन रवि का मन हमेशा झील और जल पिशाचिनी की कहानी में उलझा रहता था। वह रात को झील के पास जाकर सच्चाई जानने का साहस जुटाने लगा। एक शाम रवि और माया झील के किनारे बैठे थे। रवि ने माया से कहा,
मुझे लगता है कि हमें जल पिशाचिनी के बारे में और जानना चाहिए। शायद ये सिर्फ एक कहानी है, या हो सकता है कि इसके पीछे कोई सच्चाई हो। माया ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, यह खतरनाक हो सकता है रवि, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे। इस प्रकार रवि और माया ने जल पिशाचिनी की रहस्यमयी कहानी को जानने और गांव को इस डरावनी आत्मा से मुक्त करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गांव के मवेशी अचानक गायब होने लगे। रात में लोग झील के पास से डरावनी आवाजें सुनने लगे। झील के ऊपर एक मोटी धुंध छा जाती, जिससे गांव वालों में डर का माहौल फैल गया। रवि और माया ने इन घटनाओं की जांच करने का फैसला किया। दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास करते हुए इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। एक पूर्णिमा की रात रवि ने माया के साथ झील के पास जाकर इन अजीब घटनाओं की जांच करने का निर्णय लिया। दोनों चुपचाप झील के किनारे बैठे, धुंध और ठंडी हवा का सामना करते हुए। अचानक रवि को लगा कि पानी के अंदर कुछ हलचल हो रही है। उसने ध्यान से देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने जल पिशाचिनी की एक झलक देखी। जल पिशाचिनी की आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे बाल पानी में तैर रहे थे। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह झील में गिर गया। रवि को डूबने जैसा महसूस होने लगा। पानी के अंदर उसे जल पिशाचिनी की भयानक रूप स्पष्ट दिखने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। ठीक उसी समय माया ने रवि को देखा और बिना देर किए झील में कूद पड़ी। उसने किसी तरह रवि को पानी से बाहर निकाला। रवि और माया ने किसी तरह घर पहुंचकर अपने अनुभवों के बारे में गांव वालों को बताया, लेकिन अधिकांश लोग उनकी बातों को बकवास मानने लगे। वे मानते थे कि यह सब सिर्फ डरावनी कहानियों का हिस्सा है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। रवि ने बार बार कोशिश की गांव वालों को समझाने की, लेकिन लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनकी नजर में यह सब सिर्फ एक कल्पना थी। हालांकि दादी शांति ने रवि की बातों पर विश्वास किया। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी कि वे रात के समय झील के पास न जाए, लेकिन अधिकांश लोग इस चेतावनी को भी नजरअंदाज कर गए। इस प्रकार रवि और माया ने जल पिशाचिनी के बारे में सच्चाई का पता लगाने और गांव को इस खतरनाक आत्मा से बचाने का फैसला किया। उनकी यात्रा अब और भी कठिन हो गई थी, क्योंकि उन्हें न केवल जल पिशाचिनी का सामना करना था, बल्कि गांव वालों के अविश्वास और उपेक्षा का भी सामना करना था। रवि और माया ने झील और उस महिला के इतिहास की जांच शुरू की जो जल पिशाचिनी बन गई थी। उन्होंने गांव के पुराने दस्तावेज और किताबें खोजी। इसके अलावा उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग साधु से मिलने का निर्णय लिया, जो इस अभिशाप के बारे में अधिक जानते थे। साधु ने उन्हें बताया कि यह अभिशाप बहुत पुराना है और इसका अंत करना बहुत मुश्किल है। साधु ने उन्हें कई प्राचीन ग्रंथों के बारे में बताया, जिसमें इस अभिशाप और जल पिशाचिनी के बारे में विस्तृत जानकारी थी। साधु ने रवि और माया को बताया कि जल पिशाचिनी का सामना करने और इस अभिशाप को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है। यह तरीका एक विशेष अनुष्ठान है, जिसमें कुछ पवित्र वस्त्रों और सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अनुष्ठान को पूर्णिमा की रात को विशेष चंद्रचरण के दौरान ही किया जा सकता है। रवि ने इन अनुष्ठानों और सामग्रियों के बारे में विस्तार से पूछा। साधु ने उन्हें उन वस्त्रों और सामग्रियों की सूची दी जो अनुष्ठान के लिए आवश्यक थी। रवि और माया ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्त्रों और सामग्रियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे गांव में जाकर उन सभी आवश्यक सामग्रियों को खोजा। इसके साथ ही उन्होंने मानसिक और शारीरिक रूप से भी इस मुठभेड़ के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने साधु से विशेष मंत्र और यंत्रों के बारे में सीखा, जो उन्हें जल पिशाचिनी से लड़ने में मदद कर सकते थे। रवि और माया ने दिन रात मेहनत की और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। उनकी तैयारी ने उन्हें और भी अधिक आत्मविश्वास और साहस दिया। इस प्रकार रवि और माया जल पिशाचिनी का सामना करने
और गांव को इस भयावह अभिशाप से मुक्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। उनकी यात्रा अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थी और उनका साहस और दृढ़ संकल्प उन्हें इस कठिनाई का सामना करने में मदद करने वाला था। पूर्णिमा की रात आई और रवि और माया ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। झील के किनारे पर उन्होंने एक पवित्र स्थान बनाया और अनुष्ठान की सामग्री वहां रखी। गांव के कुछ लोगों ने भी हिम्मत जुटाकर उनका साथ देने का फैसला किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, झील के पानी में हलचल होने लगी। चारों ओर घना धुंध छा गया और ठंडी हवा चलने लगी। अचानक जल पिशाचिनी झील के पानी से बाहर निकली। उसकी भयानक आंखें चमक रही थी और उसकी उपस्थिति से सब डर गए। अनुष्ठान के दौरान जल पिशाचिनी और गांव वालों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जल पिशाचिनी की ताकतें बहुत ज्यादा थी और उसे हराना मुश्किल हो रहा। रवि ने देखा कि जल पिशाचिनी को हराने के लिए कुछ विशेष करना होगा। उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि अभिशाप को समाप्त करने के लिए एक व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता हो सकती है। रवि ने बिना समय गंवाए खुद को जल पिशाचिनी के सामने प्रस्तुत कर दिया। रवि की इस आत्म बलिदान की भावना ने जल पिशाचिनी की ताकत को कमजोर कर दिया। माया ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अनुष्ठान को पूरा किया। उसने अंतिम मंत्र उच्चारित किया और पवित्र सामग्री को जल पिशाचिनी पर फेंक दिया। जल पिशाचिनी एक भयानक चीख के साथ झील के पानी में वापस डूब गई। उसकी आत्मा को शांति मिली और वह हमेशा के लिए मुक्त हो गई। झील का पानी फिर से शांत और स्वच्छ हो गया। गांव के लोगों ने चैन की सांस ली और खुशी से भर उठे। रवि की बहादुरी और बलिदान को गांव ने हमेशा के लिए याद रखा। उन्होंने रवि को एक नायक के रूप में सम्मानित किया और उसकी याद में एक स्मारक बनाया। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। माया ने रवि की याद में उसकी कहानियों और बहादुरी को सबके सामने प्रस्तुत किया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्ची बहादुरी और आत्म बलिदान से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। गांव के लोग जल पिशाचिनी की कहानी को एक सीख के रूप में देखते रहे और अगली पीढ़ियों को यह कहानी सुनाते रहे। रवि का नाम हमेशा के लिए गांव की लोक कथाओं में जीवित रहा। इस प्रकार रवि और माया की साहसिक यात्रा ने न केवल गांव को जल पिशाचिनी के अभिशाप से मुक्त किया, बल्कि उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। जल पिशाचिनी के अभिशाप से मुक्त होने के बाद गांव ने खुद को फिर से बनाने और पिछले घावों को भरने की प्रक्रिया शुरू। गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में लौट आए, लेकिन अब उनमें एक नई ऊर्जा और उम्मीद थी। झीलें फिर से अपनी स्वच्छता और शांति को प्राप्त कर चुकी थी। पानी के पास अब कोई डर नहीं था और बच्चे फिर से वहां खेलने लगे। माया ने रवि की विरासत को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उसने गांव के लोगों को प्रकृति और अलौकिक शक्तियों के प्रति सम्मान सिखाया। उसने उन्हें बताया कि कैसे जल पिशाचिनी की कहानी एक सीख है कि हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहना चाहिए और उन परंपराओं का सम्मान करना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है। दादी शांति ने भी रवि की बहादुरी और जल पिशाचिनी की कहानी को गांव के बच्चों को सुनाना शुरू किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे और गांव के लोग इसे कभी न भूलें। दादी की कहानियां अब रवि के आत्म बलिदान और माया की हिम्मत का प्रतीक बन गई थी। माया ने इन घटनाओं के बारे में गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि इस पूरी यात्रा ने उसे व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सिखाया था। उसने बहादुरी, धैर्य और सच्चे साहस का महत्व समझा। उसने यह भी जाना कि सच्चे दोस्त और सहयोगी जीवन के कठिन समय में कितना महत्वपूर्ण होते हैं। माया ने रवि को याद करते हुए सोचा, रवि की आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। उसने हमें दिखाया कि सच्चे हीरो वे होते हैं जो दूसरों के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं। गांव ने इन घटनाओं से जो सबक सीखा वह हमेशा के लिए उनके दिलों में बसा रहा। कहानी ने गांव के लोगों को उम्मीद और स्थायित्व का संदेश दिया। रवि और माया की कहानी ने दिखाया कि साहस और मित्रता की शक्ति कितनी महान होती है। गांव ने अब एक नई शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने अपने इतिहास और उन घटनाओं को कभी नहीं भुलाया जिसने उन्हें मजबूत और एकजुट बनाया। इस प्रकार
जल पिशाचिनी की कहानी केवल एक डरावनी कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक प्रेरणा बन गई कि कैसे उम्मीद, साहस और सच्ची मित्रता किसी भी अंधेरे समय को पार कर सकती है।